किसी भी पार्टिकल के जो पोजीशन को दिखाता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कैप मतलब टोपी, ये वाला टोपी नहीं, ये टोपी मतलब ये एक सिंबल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो हमारा 3 लेक्चर में खत्म हुआ था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, डायमेंशन एनालिसिस, एरर्स, रिलेटिव एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का वो हमने देखा था। डायमेंशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था। एरर्स के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देख लिया था। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 तीसरे लेक्चर तक खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसका भी 3-4 लेक्चर आएगा, मैक्सिमम 4 लेक्चर आएगा जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर क्या है, मैथ के हिसाब से। मैथ मतलब जैसे इसमें वेक्टर, स्केलर, इसमें आपको कैलकुलस का भी पार्ट दिया है। कैलकुलस मतलब आपने अभी देखा ही होगा, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपको इस लेसन में दिखेगा। तो आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। और उसके अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, वो रहेगा हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और चौथा लेक्चर आएगा जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें कैलकुलस के बारे में हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम समझते हैं वेक्टर, स्केलर और इसका रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखाऊंगा आप इसको लिखते चलना ताकि आप इसको रिवीजन कर सको। तो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो इसमें पहले हम समझते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर या फिर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी which has only मैग्नीट्यूड। आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पहले भी पढ़ चुका होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। इसका मतलब नंबर इन द सेंस 1, 2 से लेके कितना भी इन्फिनिटी तक। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। आप कहना क्या चाह रहे हो, एक एग्जांपल से समझो। जैसे एग्जांपल ले लो, आप कोई क्वांटिटी बोला है, क्वांटिटी मतलब समझते हो ना, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, क्वांटिटी है। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया मास, किसी का मास है मान लो 5 kg, 5 kg किसी का मास है। तो इसके पास क्या है, सिर्फ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये मास क्या हो जाएगा, अपना स्केलर क्वांटिटी। आप कभी एक साथ ही ना देखे हो 5 kg इन साउथ, ऐसा कभी रहता है क्या मास, किसी का मास 5 kg साउथ में, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मास हो गया। फिर इसके बाद टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे अपने, 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। और ये जितने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, अपने स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम भी अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम जैसे कि 10 सेकेंड, किसी ने लिखा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद डायरेक्शन थोड़ी ना लिखता है, 10 सेकेंड इन वेस्ट, ऐसा थोड़ी ना कहीं होता है। तो होता है क्या कहीं कि 10 सेकेंड वेस्ट में, 20 सेकेंड ईस्ट में, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो टाइम भी अपना क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर में एक अपना आ जाता है स्पीड। स्पीड स्पीड भी अपना स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जैसे यहाँ से मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो चलना स्टार्ट किया, उसका मान लो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम स्पीड के कंडीशन में हम डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। और अगर यहाँ वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी का अपना वेक्टर क्वांटिटी था, इसके बाद हम देखेंगे। तो एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर। और इसमें हमारा आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी एग्जांपल हो जाता है अपना स्केलर क्वांटिटी का। तो आपको स्केलर का मतलब समझा होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना। वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन क्या बोलता है,
the quantity which has both magnitude as well as direction and अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखूंगा एंड also follow the law of vector addition अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने यहाँ तक डेफिनेशन देखा होगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभी मैंने एक ऐड किया एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझते हैं क्या बोलता है डेफिनेशन। इसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो आप। तो इसका एग्जाम्पल है अपना वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स, ये सब इसके क्या एग्जाम्पल है। वेलोसिटी जैसे किसी बस की वेलोसिटी है, यहाँ एक बस है चल रही है, अब इसका मान लो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको हम अच्छे से परफेक्ट तरीके से दिखाना होगा तो हम लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को हमें दिखाना जरूरी हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा। वैसे ही एक्सेलरेशन मान लो किसी का एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ तो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हुआ, तो किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है वो हमको दिखाना पड़ेगा। 2 मीटर पर सेकेंड मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ तो नॉर्थ, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन क्या इंक्रीज हुआ अपना एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वैसे ही अपना वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। कैसे, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में लगा वो डायरेक्शन हमें दिखाना जरूरी हो जाता है। सेम तो जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। अब यहाँ एक बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट अपना किस में आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया कि जो जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। देखते क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ना ये स्केलर होता है ना ये वेक्टर होता है। तो जैसे मान लो इसके बाद मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से भी 4 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना एम्पियर करंट हो जाएगा, 7 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, अपना स्केलर के जैसा ऐड हो जाता है। 3 यहाँ से 4 यहाँ से, क्या हुआ अपना स्केलर के जैसा ऐड हुआ, यानी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये फॉलो करता तो ये कैसे ऐड होता, यहाँ 3 एम्पियर यहाँ 4 एम्पियर, तो करंट टोटल जो रिजल्टेंट आता वो यहाँ से आता जो कि 5 एम्पियर। तो ये ऐसा फॉलो करता ही नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो स्केलर होता है ना वो वेक्टर होता है। तो आप बोलो कि ना स्केलर है ना वेक्टर है तो क्या है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जो स्केलर नहीं वेक्टर नहीं वो होता है टेंसर क्वांटिटी। तो एग्जांपल हो जाता है अपना इलेक्ट्रिक करंट अपना क्या है, टेंसर क्वांटिटी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ से ये
एरो ड्रॉ किया जाता है उस पॉइंट को बोलेंगे टेल, उस पॉइंट को बोलेंगे टेल। और जिस डायरेक्शन में इसका ये एरो होगा उसको बोलेंगे हेड, हेड। और जो ये एरो है वो अपने को क्या शो करता है, शोज डायरेक्शन, ये अपने को डायरेक्शन शो करता है। और जो इसका लेंथ है, जो इसका लेंथ है वो अपने को मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिखाता है। ये चार चीज आपको इसमें याद रखना है। क्या कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मतलब जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ उसको बोले हैं टेल, जहाँ पे उसका हेड हो, जहाँ पे वो जा रहा है तो उस पॉइंट को बोलेंगे हेड। और इसका जो ये डायरेक्शन जो इसका एरो है वो हमको डायरेक्शन दिखाएगा, जो इसका लेंथ है वो अपने को मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो ये एरो बनाते हैं वो हमेशा राइट साइड में होता है, जो हमेशा वो क्या होता है, राइट साइड में होता है। यानी आपके हिसाब से आप ऐसे बनाओगे तो इसका जो हेड होगा हमेशा राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये सब लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, लिखो ए, फिर उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन। अब रिजल्टेंट लिखना है तो आर, आर के ऊपर ये वेक्टर का साइन, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये ऐसे। तो ये सब ऐसे हम लिखते हैं किसी वेक्टर को। अब स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए लिखे उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, एरो एरो नहीं दिखाते हैं। ये होता है स्केलर का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ये तो काम नहीं आता, इसे बता दिया। तो ये हुआ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे देखो क्या मैंने बोला, जहाँ से एरो बनाए हम लोग उसको बोले टेल, जहाँ पे वो गया उसको बोले हेड। फिर इसके बाद जो हेड है उसका जो पोर्शन है वो हमें डायरेक्शन शो करेगा, और जो इसका लेंथ होगा एरो का वो हमें मैग्नीट्यूड शो करेगा। और किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर ए के ऊपर ऐसा एरो, बी वेक्टर बी के ऊपर एरो, आर वेक्टर आर के ऊपर एरो, सी वेक्टर सी के ऊपर एरो। अब जैसे फिजिक्स के हिसाब से फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के ऊपर एरो ऐसा रख देंगे हम। वी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर एक ऐसा एरो ला देंगे तो इससे पता चल जाएगा ये अपना वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहाँ अपना खत्म हुआ। अब एक यहाँ छोटा टॉपिक है, इस पर बताता हूँ मैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मोड लगा देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा कि ऐसे फोर्स एफ वेक्टर लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लगा देंगे। मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है क्या, मोड। वी वेक्टर, वी के ऊपर मोड लगा दो तो ये अपने को क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर के ऊपर मोड लगा देंगे। मोड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही बनाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव, क्या बनाता है, मोड। इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। याद रखें जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसलिए हम उसको मोड में लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे अपना टॉपिक ये है, खत्म हुआ क्या, वेक्टर और स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आप वो देखते हैं। तो आपको पहले टाइप्स में दिया है जीरो वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के कितने टाइप है, टोटल आपको 6 टाइप्स दिया है यहाँ पे। पहला आपको दिया है जीरो वेक्टर, पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। जीरो का मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो, ऐसे कोई वेक्टर है, आप यहाँ पे ये जीरो वेक्टर है ना, तो इसको जीरो के ऊपर कोई एक ऐसा वेक्टर है तो उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो जीरो के ऊपर आए। अब इसका क्या होता है, इट हैज़ एनी रैंडम डायरेक्शन, इसका कोई भी डायरेक्शन होता है। कैसे, एग्जांपल से समझो, जैसे इसका डायरेक्शन क्या, हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या दिखाता था, मैग्नीट्यूड, ये दिखाता है डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये तो है ही नहीं, बचा क्या इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं। कैसे,
एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ से 0 किलोमीटर चला, या फिर नीचे 0 किलोमीटर चला, तो कोई सेंस है क्या? 0 किलोमीटर कुछ होता है क्या? यहाँ से जाओ 0, यहाँ से जाओ 0, कुछ मतलब नहीं है। तो इसका क्या डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। 0 किलोमीटर मतलब कहीं भी जा सकता है। इधर भी जाओ तो कुछ मतलब नहीं, इधर भी जाओ तो भी कोई सेंस नहीं, नीचे जाओ तो भी कोई सेंस नहीं, ऊपर जाओ तो भी कोई सेंस नहीं है। तो जीरो वेक्टर का क्या होता है? एक रेंडम डायरेक्शन होता है। अब टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 2 दिया है, क्या है? बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है किसी भी स्टेबल या फिर स्टेशनरी पार्टिकल का, जैसे कोई स्टेशनरी स्टेशनरी पार्टिकल यानी एक ऐसा पार्टिकल जो कि रुका हो, उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 स्टेशनरी पार्टिकल का। तो ये क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? एक स्टेशनरी पार्टिकल का वेलोसिटी। ये हो जाएगा हमारा जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल। तो ये पहला हुआ आपका जीरो वेक्टर। अब दूसरा आपको दिया है रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा बी क्या अपना? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर। 2 से ज़्यादा वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस साइड फोर्स लग रहा है, यहाँ एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है यहाँ, एक मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी पे इस साइड इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इस साइड में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का, इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2। तो इसको देख के कोई बोले कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखो इस साइड लग रहा है 10 न्यूटन, इस साइड लग रहा है 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F क्या होगा? रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। F1 क्या है? 10 माइनस 5 न्यूटन। तो ये फोर्स क्या आ गया अपना? 5 न्यूटन। तो ये भी डेफिनेशन में यही बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर। यहाँ में सिर्फ 2 वेक्टर को अज्यूम किया, तो जो इसका रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन आएगा। तो एक ऐसा वेक्टर जो रिजल्टेंट दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन से आए उसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हुआ पूरा रिजल्टेंट वेक्टर और उसका एग्जाम्पल। अब तीसरा देखेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। आपको तीसरा दिया है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब अपोजिट वेक्टर। तो हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट वेक्टर मतलब, मान लो एक वेक्टर यहाँ पे दिया है, ये वेक्टर ये मान लो ये है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया है, जस्ट इसके अपोजिट में आपको दूसरा वेक्टर दे दिया बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा एक नेगेटिव वेक्टर का। एग्जाम्पल से समझो, जैसे हो जाएगा, यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको हाईलाइट करो। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे फोर्स से 5 न्यूटन का इस साइड लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये दूसरा फोर्स 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर इसको बोलते हैं हम अपोजिट वेक्टर। मतलब नेगेटिव वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। एक डायरेक्शन अगर इस साइड दिया, दूसरा डायरेक्शन उस साइड होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा इस साइड में, 5 न्यूटन का फोर्स लगा उसके अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर का। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है। फिर दिया आपको इक्वल वेक्टर। चौथा दिया आपको इक्वल वेक्टर। नाम से ये भी पता चल जा रहा है क्या होगा। इक्वल वेक्टर मतलब
इसका डेफिनेशन भी लिख ही देता हूँ। सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फिर आल्सो हैविंग सेम नेचर मतलब दो वेक्टर्स को आप अज्यूम करो, उसका क्या मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और उसका सेम नेचर होना चाहिए। नेचर का मतलब अगर फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी, स्पीड है तो स्पीड। एग्जांपल जैसे ए वेक्टर है, इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। फिर दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। तो यहाँ पे दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन। और क्या दोनों पे क्या फोर्स, यानी दोनों क्या न्यूटन है, यानी दोनों को क्या फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम नेचर। दोनों का नेचर क्या है, सेम नेचर। तो ये तीनों चीज को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। जब तीनों चीज को फॉलो करें तभी हम दो वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर। फिर से यहाँ पे देखो, इक्वल वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो हैव द सेम नेचर, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और इसका नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर इन द सेंस कि फोर्स है तो फोर्स, स्पीड है स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी। एग्जांपल जैसे ए वेक्टर यहाँ पे दिया, इस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, बी वेक्टर दिया है, फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने क्या बोला, इक्वल वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं पोजिशन वेक्टर। बस अब यहाँ पे दो वेक्टर बचा है, एक बचा है पोजीशन वेक्टर, इसके बाद एक यूनिट वेक्टर। तो पांचवा है अपना पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब, इसका मतलब होता है फिक्स्ड वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल का एक पोजीशन को दिखाए, किसी भी पार्टिकल के जो पोजीशन को दिखाता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एग्जांपल समझो, अब यहाँ मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। ये अपना है एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस पे यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते थे हम, ओरिजिन मतलब जहाँ से ये एक्सिस का स्टार्टिंग हुआ है, दोनों एक्सिस का, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। और मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है पी। अब जो ये पी पॉइंट है वो क्या हमें शो कर रहा है, पोजीशन। और यहाँ से मैं एक एरो बनाता हूँ, और यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ मैं ओ से इसको डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पॉइंट पी क्या दिखा रहा है, पोजीशन, और जी ओपी है एरो, ये क्या दिखा रहा है हमें, वेक्टर, पोजीशन पी है, और यहाँ ओपी क्या दिखा रहा है, वेक्टर, और जो पोजीशन दिखा रहा है तो पोजीशन के कारण इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी क्या है अपना पोजीशन किसी भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट का, और यहाँ ओपी ये एरो है, ओपी ये क्या हमें दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी भी वेक्टर का हमें पोजीशन दिखाए कि वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ओपी जो हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं आर से, आर वेक्टर, डिनोटेड बाय आर वेक्टर, इसका सिंबल है। पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। और यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल से समझ ही रहा होगा, लेकिन पॉइंट में बोलता हूँ, जैसे जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाता है या फिर ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर हम लास्ट वेक्टर देखते हैं, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है।
जितना भी आपने वेक्टर्स देखा वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो लास्ट वेक्टर दिया आपको यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर देखते हैं अब होता क्या है। अब लास्ट वाला वेक्टर क्या है अपना, यूनिट वेक्टर। 6 है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब द वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, which has magnitude equal to 1 to 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, देखो रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ए वेक्टर है ए कैप, बी वेक्टर है बी कैप, सी वेक्टर है सी कैप, आर वेक्टर है, आर मतलब रिजल्टेंट का वेक्टर है तो आर कैप हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेड बाय ए, फिर यहाँ ऊपर से कैप बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कैप। ये अपना कैप, कैप मतलब टोपी, टोपी, ये वाला टोपी नहीं, ये टोपी मतलब ये एक सिंबल है, ये क्या एक सिंबल है, ये जो कैप है ये क्या है, सिंबल है, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं कैप। यानी अगर आपको कहीं ऐसा दिखा मिला जैसे ए कैप, तो इसका मतलब समझ जाना ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर दिखा आर कैप तो समझ जाना ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते थे, मोड में, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड को लिखना होगा तो ए कैप पे मोड लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि विच हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो एक कैप पे अगर हम मोड लगा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो 1 हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर को था और देखते हैं पॉइंट इसके बारे में। अब यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 50 न्यूटन ईस्ट फोर्स है, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा 50 न्यूटन। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वहाँ यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। मैंने क्या बोला आपको, अब समझेगा। जैसे ए कैप, ये क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का मतलब, ए वेक्टर मतलब इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंड इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी सिर्फ यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड को दिखाया, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, बचा क्या, डायरेक्शन। तो जो ये ए कैप होगा, जो यानी यूनिट वेक्टर होगा, वो क्या बस डायरेक्शन बच जाएगा, डायरेक्शन के इक्वल बच जाएगा। तो इससे आप देख के क्या बोल सकते हो कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, वो क्या डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन। तो आपको यहाँ से एक समझना है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकल के आएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या हमें 1 निकल के आएगा। तो ये हुआ पूरा यूनिट ये हुआ पूरा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी और यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं वो दिया है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग हुआ, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग हुआ, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। जैसे एग्जांपल ये मान लो ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस, और जो इसके सामने होगा, वो हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, आई के ऊपर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग
एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो हम उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इस साइड, तो मान लो ये ए वेक्टर है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए, फिर यहाँ डायरेक्शन इस साइड है तो ए आई कैप लिख देंगे ऐसे। फिर अगर कोई यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम जेड कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप हो गया जे कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और एक्सिस बच गया, वो हो गया जेड एक्सिस, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं के कैप अगर यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग हुआ तब, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यानी एक ऐसा वेक्टर जो कि जेड एक्सिस के अलोंग हो। जेड एक्सिस मतलब ऐसे फिजिक्स में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और एक जो बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे जेड एक्सिस। तो जो बाहर की तरफ जब यूनिट वेक्टर हो तो हम उसको कैप से उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई कैप किसके लिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप कब, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप का कब, जब यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग हो। तो ये हुआ पूरा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हमारा यूनिट वेक्टर खत्म हुआ तो हमारे ये टाइप्स ऑफ वेक्टर भी खत्म हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच में हम कैसे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स के बीच में हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे इसका पहले डेफिनेशन लिखता हूँ तो आपको आसानी होगा समझने में। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन बेस्ड हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। क्या बोल रहा है, ये क्या होता है, एक स्मॉलर एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में जब स्मॉलर एंगल बनाएंगे, कैसे, वो हेड से हेड अगर मिला हो या फिर टेल से टेल मिला हो तभी इसका एंगल निकलता है। अब एग्जांपल से समझो, यहाँ पे जैसे ए वेक्टर और यहाँ पे आपको दिया है बी वेक्टर, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये बाहर से एक एंगल बन रहा है, समझ रहे हो ना। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, अंदर एक एंगल बना बाहर एक एंगल बना। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, स्मॉलर एंगल, वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल बिटवीन द हेड टू हेड या फिर टेल से टेल, हेड टू हेड या फिर टेल से टेल। अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए वेक्टर का ये क्या है, हेड, बी वेक्टर का क्या है, ये है हेड, और इसका टेल ये, इसका टेल ये है। तो ये क्या है, टेल से टेल जॉइंट है। तो जब टेल से टेल जॉइंट हो या फिर हेड से हेड जॉइंट हो तो जो स्मॉलर एंगल बनेगा वही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये मान लो 60 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, बाहर वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलता है कि जो स्मॉलर एंगल होगा दो वेक्टर का, जब वो हेड से हेड या फिर टेल से टेल रहेंगे, हेड से हेड रहेंगे या फिर टेल से टेल, यहाँ क्या है, टेल से टेल जॉइंट है, तो जो स्मॉलर एंगल बन रहा है वही इसका हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ 60 डिग्री आ गया अपना। जैसे आप यहाँ से ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, इसका ये क्या है, इसका ये मान लो ये है हेड और ये है टेल, तो इससे एक दूसरा वेक्टर जॉइंट हुआ, ये इसका हेड ये इसका टेल। तो अगर मान लो ऐसा बना है तो ये क्या है, हेड और ये टेल, तो हेड से हेड जॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यानी हेड से हेड होना चाहिए या फिर टेल से टेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो इसका हेड है और इसका टेल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया है,
ए वेक्टर और यहाँ पे आपको बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर। तो यहाँ पे इसका क्या हेड है, इसका क्या टेल। तो हम ऐसे एंगल नहीं फाइंड कर सकते, या फिर हेड से हेड होना चाहिए या फिर टेल से टेल। तो हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर है ए वेक्टर, उसको क्या करेंगे, हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। याद रखना, किसी भी वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ए वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर देंगे मतलब इसको आगे ले जाएंगे, आगे आगे आगे, फिर यहाँ पे इसका हेड हो जाएगा। और ये वेक्टर था, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ला दिए। तो यहाँ पे टेल था पहले से, और इसका भी टेल, यहाँ टेल से टेल अरेंजमेंट हो गया। तो अब ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करना, इसका आंसर आप कमेंट में देना। क्वेश्चन क्या है, जैसे ए वेक्टर यहाँ पे दिया है, ये रहा ए वेक्टर, दूसरा रहा बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी ये दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, वो आपको फाइंड करके कमेंट में आंसर देना है। तो आई होप आपको ये वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो ये हुआ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसके पास अपना एक और टॉपिक रहेगा, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। तो आप वो देखते हैं, क्या है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। यानी जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर है एन क्या अपना नंबर, मान लो एन क्या है 2, और ये नंबर क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव। तो अगर ये 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी वेक्टर से, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, पहले क्या था ए वेक्टर, पहले क्या है ए वेक्टर, अब उसको ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो क्या हो जाएगा 2a वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो ए था, ए वेक्टर था, अब उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, डबल हो गया। और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्या कहना चाह रहे हो, ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ए वेक्टर बनाया, ए वेक्टर पहले ये था, अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हुआ, तो डबल मैंने बनाया, तो ये क्या हो जाएगा 2a वेक्टर। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो रियल नंबर हुआ, रियल नंबर पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तब किसी वेक्टर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन क्या सेम ही होगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता, -2 से मल्टीप्लाई करता, तो ये -2a वेक्टर हो जाता। -2 क्या है, नेगेटिव है, तो इसका अगर हमें वेक्टर बनाना होता तो कैसे बनाते, ए वेक्टर था, ए वेक्टर इस साइड, ये था अपना ए वेक्टर -2a वेक्टर, यानी क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डबल होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2a वेक्टर, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो सिंपल शॉर्ट में यही बोलूँगा कि अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगर किसी भी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स वो हो जाएगा। तो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर को, अगर किसी भी, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। किसी वेक्टर से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 वेक्टर मतलब 0 के ऊपर एक ऐसा साइन, ये होता है 0 वेक्टर। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस आएगा। तो ये पहला लेक्चर था, इसमें वेक्टर्स का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हमने देखा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, हम करेंगे लॉ ऑफ वेक्टर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन।
तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।